हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 22 फरवरी 2024 करंट अफेयर में देखिएगा कि हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से जितने भी करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं तो उन टॉपिक के माध्यम से देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में एमपीपीएससी, पीएससी, स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी में जहाँ जहाँ भी। तो ये देखिए कि ये टॉपिक है कि रोबोटिक्स और ड्रोन क्षेत्र में भारत की दमदार प्रगति। तो जो ऑथर इसमें बताते हैं, ऑथर का नाम विवेक बांधवा है। तो ये बताते हैं कि जैसे 2021 में और 2023 में भारत सरकार के द्वारा जैसे एक तो रोबोटिक्स और दूसरा एआई, रोबोटिक्स और एआई ये तो वर्तमान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक प्रकार से पता है उनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से जड़ बन गया, रूट बन गया है। किसी भी टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन एआई और रोबोटिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो इनको रेगुलेट करने के लिए यानी कि रोबोटिक्स और एआई को रेगुलेशन पर जितने भी मानक जो बनाए जा रहे हैं उनका रेगुलेशन करने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार भी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें ये रहा कि 2024 का जो एआई समिट हुआ तो किस कंट्री में हुआ, तो यूरोप का जो एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ। और वहाँ पास मतलब कि ऐसा एक प्रकार से ड्राफ्ट यानी प्रस्ताव तैयार किया गया कि जिसमें एक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एआई के लिए मतलब ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले यानी कि मानक संगठन नियम कानून बनाना चाहिए। जब ग्लोबल लेवल पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सुधारक रवैयावास होगा। अब इसमें क्या है कि जितने भी ये मानक बनाए जाते हैं रेगुलेशन संबंधित, जितने भी एआई को रेगुलेट करने वाले अभी तक जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है, रीजनल है। जबकि क्या होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे मानक होना चाहिए। हालांकि इस बार के जो एमपीपीएससी के पेपर हुआ उसमें पूछा था तो एक तो क्वेश्चन एक ये था कि एआई से रिलेटेड एक फील्ड प्रोग्राम ऐसे कुछ फुल फॉर्म एक पूछा था, शॉर्टकट था। और दूसरा था एआई के रोबोटिक्स से संबंधित एक लेबोरेटरी काउंसिल थी, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। तो उसका भी फुल फॉर्म पूछा था, राइट। तो ये था कि अभी ये देखिएगा कि सरकार कहीं ना कहीं कौन कौन से इसमें कदम उठा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए तो जो एआई होता है तो एआई के एक प्रकार से टॉपिक में से आ जाता है जिसको बोला जाता है एआई और रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स के बारे में जैसे रहता है कि रोबोटिक्स में एक प्रकार जब आ जाता है कि रोबोट के प्रकार आ जाते हैं, रोबोट के प्रकार में जब आएगा जैसे इसके एआई के प्रकार रहेंगे तो जिसको बोला जाता है मतलब सेल्फ अवेयरनेस एक रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा, और ये सेल्फ एक को बोला जाता है वीक, दूसरे को बोला जाता है स्ट्रांग, और सेल्फ रेगुलेशन कॉग्निशन, ये इसके टाइप आ जाते हैं एआई के। हालांकि जब इसमें रोबोटिक्स में जब आता है तो रोबोटिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं। यदि रोबोटिक्स के बारे में देखा जाए तो रोबोटिक्स को यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो जैसे समय के अनुसार रहते, समय के साथ साथ इसमें जैसे पैर गति के आधार पर रहते, मतलब 2 पैर वाले, 1 पैर वाले, 3 पैर वाले। और ये क्या है कि ये प्रोग्राम के आधार पर रहते हैं। जो प्रोग्राम के आधार पर रहते हैं उन्हीं में से एक रहता है ड्रोन। अब ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए देखा जाए तो ड्रोन एक प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका प्रैक्टिकल उपयोग होना चाहिए। जैसे ड्रोन का उपयोग जैसे आपदा मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में होना चाहिए, जैसे मानसून ऑब्जर्वर के रूप में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में इसका कहीं ना कहीं यूज किया जाना चाहिए, और जैसे फसल से रिलेटेड जितने भी हैं फसल में, एग्रीकल्चर में फसल की बुआई सिंचाई से रिलेटेड। और इसमें अगला आर्टिकल इसको और किस स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रयोग किया जा सकता है जैसे कि उत्खनन करने में, माइनिंग करने में, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन गेट करने में। और इसके माध्यम से ये भी हो सकता है कि जैसे कि जो जितने भी समारोह होते हैं, धार्मिक समारोह, किसी प्रकार के भी समारोह हों, तो उन समारोह में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर एक प्रकार से देखा जाए तो ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रकार से ड्रोन का उपयोग करना चाहिए। तो ये था इसके उपयोग में जैसे शादी में देखा जाए तो कैमरा में जो नहीं रहता, कैमरा खींचने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए,
इमेज करने के लिए। तो देखा जाए तो जैसे यहाँ शादी का ये इस मंडप बना है तो इतने ऊपर से चलता है, यहाँ चलता रहता है, तो यहाँ से यहाँ किन की इमेज क्या करता, कहीं ना कहीं इमेज गेट करता रहता, राइट। तो ये थे टोटल। अब इसमें कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इसमें इनिशिएटिव किए गए, तो ये किया गया कि ड्रोन नीति जो लाई गई थी, ड्रोन नीति, तो ड्रोन पॉलिसी लाई गई थी 2021 में, जबकि रोबोटिक्स पॉलिसी लाई गई थी 2023 में। बस हमारे इतना ही काम का है 2023 में, राइट। और आज का अगला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में देखिएगा कि जजमेंट डायलेमा, तो ये किससे रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जैसे सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ जाएंगे, जबकि लोअर जुडिशरी में कौन शामिल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट शामिल हो जाएंगे। तो हायर जुडिशरी में इन दोनों को शामिल किया जाता है। तो हायर जुडिशरी में जैसे जब दोनों को शामिल किया जाता है तो मेन मुद्दा ये था कि जब लोकपाल के बारे में जो अभी कल की घटना ये हुई कि क्या लोकपाल मतलब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जितने भी हायर जुडिशरी के जज हैं, क्या उनके खिलाफ जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के अगेंस्ट में जितने भी आरोप हैं, क्या उनकी जांच कर सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, मतलब कि रोक लगा दी गई। अब रोक क्यों लगा दी गई, इसके पीछे भी लॉजिक समझिएगा कि हालांकि मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट जैसे गिवन है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक प्रकार से बैलेंस होना चाहिए। अब इसी बैलेंस को स्थापित करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है, जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 15 में डायरेक्ट गिवन है। अब इसमें जो ये मुद्दा आता है कि आखिरकार लोकपाल क्या होता है, तो थोड़ा सा लोकपाल के बारे में देखिएगा कि लोकपाल के बारे में जो चर्चा में आता है कि पहली बार जो लोकपाल जैसे जब आया, तो ये लोकपाल जो कंसेप्ट है तो इंडिया का नहीं है, कहीं ना कहीं 1809 में होता, कहाँ, ओम्बुड्समैन स्वीडन कंट्री थी। वहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन था, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के ऊपर ऑब्जर्वर करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक प्रकार की एजेंसी थी। हालांकि इंडिया में जब देखा जाए तो 1966 में पहली बार जब आता, और करप्शन के लिए देखा जाए तो मतलब कि सिंघवी कमेटी जैसे जब केशंथानम कमेटी फॉर्मेट की जाती है मार्च 1961 में, और अपने रिकमेंडेशन कब देती है 1962 में। वही आगे चल के जब आता कि एमपी में भी सिंघवी भ्रष्टाचार यानी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जर्वर करने के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं केशंथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर एमपी में भी गठन किया गया था, लेकिन वो अलग मसला है। अब इसमें ये रहता है कि जो लोकपाल शब्द है, तो लोकपाल शब्द को किस के द्वारा गढ़ा गया है, तो इसका नाम है LLB सिंघवी। जो सिंघवी कमेटी रहती है ना 1985-86 के आसपास रहता कि जितने भी लोकल गवर्नेंस रहती है, लोकल बॉडी को कहीं ना कहीं लोकल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन राइट देने के लिए क्या किया गया था, मतलब कि रिकमेंडेशन की गई थी। अब इन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पर जब देखा जाए तो कुछ ऐसी समस्याएं ज़रूर इसमें आने लगी थी। तो अब आगे चल के क्या होगा, जैसे जब आता है कि 1966-67 में फर्स्ट ARC मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जब आता, कमीशन आता, तो इसके द्वारा भी रिकमेंडेशन दी गई थी। और आगे चल के जब लोकपाल कहाँ से कहाँ तक गए, तो लोकपाल की जो यात्रा रहती तो चालू होती 1961 से लेकर 1966 आ जाता, और 1966 के बाद 1991 सबसे असल मुद्दा आता है कि 2011 से 13 के बीच में जब अन्ना हजारे मूवमेंट चलता। इस अन्ना हजारे मूवमेंट में ही शामिल थे वर्तमान में दिल्ली के जो अब तो CM रेखा गुप्ता बन चुकी हैं, लेकिन इसके पहले जो मतलब कि 2015 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था केजरीवाल, वो भी इसी से जुड़े थे। किसे, अन्ना हजारे मूवमेंट। अन्ना हजारे जैसे जब रहते तो एक प्रकार से सोशलिस्ट इंडिया के देखा जाए तो मतलब सोशल अवेयरनेस करने वाले प्रख्यात मतलब प्रेमिनेंट पर्सनालिटी थे। अब इनके द्वारा ये किया गया कि जब अन्ना हजारे मूवमेंट चलता तो उनमें उनके द्वारा अच्छा खासा प्रशासनिक और मतलब कार्यपालिका जितने भी प्रकार के करप्शन चलते, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन चालू किया गया। इसीलिए जब लोकपाल एक्ट आता मतलब 2013 में, तो लोकपाल एक्ट कब आता, 2013 में आता। और लोकपाल एक्ट 2013 में तो आता, लेकिन इसको संसद से कब पारित कर दिया जाता है, तो देखा जाए तो 1 जनवरी 2014 को
पीएससी में तो भी पूछा कि किस डेट को लागू किया गया था। 1 जनवरी 2014 को क्या किया गया था, इसको मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। और जबकि लागू कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2014 को पूरे इंडिया में लोकपाल लागू कर दिया गया था। अब 2 प्रकार की एजेंसी होती हैं, एक लोकपाल और दूसरा लोकायुक्त। तो सेंट्रल लेवल पर जितने भी करप्शन होते हैं कार्यपालिका पर, तो कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि करप्शन पर कंट्रोल करने के लिए जो एक मतलब भ्रष्टाचार शिकायत जांच एजेंसी के रूप में काम करते, जिसका नाम है लोकपाल। जबकि स्टेट लेवल पर जो काम करते जिसको बोला जाता है लोकायुक्त। हालांकि लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में रहता है कि मतलब इनकी शायद रीअपॉइंट नहीं होती, लेकिन वर्तमान में जो लोकपाल है वो मध्य प्रदेश के ही जज थे। उनका नाम है AR खानविलकर के MPPSC 2024 के प्री में भी पूछा था। तो AR खानविलकर अब यहाँ तक मुद्दा चला। अब वर्तमान में चर्चा की है कि क्या मतलब कि लोकपाल होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जज के जैसे रहते, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के ऊपर जितने भी करप्शन से रिलेटेड एलिगेशन लगाए जाते, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ जो करप्शन लगाया जाता है, तो क्या इनके जो करप्शन का आरोप है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट किया गया कि लोकपाल ऐसा नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे लॉजिक ये दिया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे जुडिशरी रहता, जुडिशरी को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस बनाया गया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जितने भी जजों की अपॉइंटमेंट होती, आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 और आर्टिकल नंबर 217 इनकी नियुक्ति हो गई, वेतन भत्ते हो गए, प्रमोशन हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, इसमें किसी प्रकार का पारदर्शिता होना चाहिए। अब अगला और इसमें क्या है कि मतलब कि जब भी देखा जाए तो यदि कार्यपालिका और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका विधायिका से तीनों से देखा जाए तो सर्वोच्च बॉडी माना गया है। और इन दोनों के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, तो रहेगा जुडिशरी का। हालांकि इंडिया में जब जुडिशरी सिस्टम जब रहता है तो जुडिशरी के इसमें जब कंट्रोल होता था, कंट्रोल करने के लिए अब रहा तो आखिरकार क्यों हुआ ऐसे, तो ये देखिएगा। तो ये क्या है कि डायरेक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा चलता, तो उनके खिलाफ जो है जितने भी करप्शन के चार्ज लगे हैं उनका इन्वेस्टिगेशन लोकपाल नहीं कर सकती। अब नहीं कर सकती वो भी था क्योंकि मतलब विधायिका, कार्यपाल, न्यायपालिका तीनों का एक तो पृथक्करण का सिद्धांत और सेपरेशन ऑफ बॉडी तीनों के रूप में काम करता। और यह है कि मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाना था कि मतलब ट्रांसपेरेंसी रूप से जजमेंट सुनाया जा सके, वर्डिक्ट को सुनाया जा सके। अब इसमें ये भी है कि जो वर्तमान में चलता कि तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से तो ये है ना कि आखिरकार इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने भी जज का उनके द्वारा कभी भी करप्शन नहीं किया जाता। बिल्कुल करप्शन किया जा सकता और किया ही जाता है, लेकिन उसके लिए क्या अलग से प्रोविज़न किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ यदि इन्वेस्टिगेशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे, इंडिया के CJI के से कंसल्ट करने के पश्चात ही इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले जब देखिएगा कि 1991 में 1991 में एक केस आया था जिसको बोला जाता है B रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन गवर्नमेंट। तो जो B रामास्वामी रहते, अब B रामास्वामी जब रहते तो ये कहाँ के थे, ये शायद मुझे लगता है कि पंजाब हाई कोर्ट के जज थे। इनके खिलाफ जब आरोप लगाया जाता कि करप्शन का, तो करप्शन का आरोप लगाने के जैसे जब आरोप लगता तो इनको जांच करने के पहले क्या कर दिया गया था, इस्तीफा अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो ये था टोटल मतलब कि जजों के बारे में से जितने भी रिलेटेड मुद्दे रहे। तो वर्तमान में जो मेन मुद्दा ये है कि मतलब कि लोकपाल हायर जुडिशरी में जितने भी मेंबर हैं उनका करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। हालांकि होना चाहिए, जो लोकपाल के द्वारा जो करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो लोकपाल आपका आखिरकार देखा जाए तो लोकपाल का जो स्ट्रक्चर होता
जिसमें टोटल देखा जाए तो 10 मेंबर हो गए, 5 जुडिशरी के रहेंगे, 5 जुडिशरी के और 5 नॉन जुडिशरी के रहेंगे। और नॉन जुडिशरी में देखा जाए तो ST SC OBC और माइनॉरिटी से रिलेटेड ही 5 व्यक्ति इसमें शामिल किया जाएगा। इनका जो कार्यकाल देखा जाए तो शायद कार्यकाल में रहता है कि रीअपॉइंट की प्रोसेस लोकपाल में कभी भी नहीं की जाती, ना ही लोकपाल में ना ही लोकायुक्त में। तो वही इसलिए नहीं की जाती ताकि ये लोग भी मतलब कम से कम ट्रांसपेरेंसी रूप से मतलब कि है कि अपना दायित्व को पूरा कर सके। और अगला इसमें यह है कि जैसे लोकायुक्त रहता हो उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर लोकपाल के जो दायरे में रहता, तो लोकपाल का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है तो बहुत बड़ा होता है। पता है जो लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन के बारे में देखिएगा। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बाद देखा जाए तो जिसको बोला जाता है मतलब पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति। और सेंट्रल लेवल पर अखिल भारतीय सेवाओं के जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं इनके द्वारा भी। अब वर्तमान में जो ये रहा ना कि आखिरकार मुद्दा क्यों है, क्योंकि पता है कि जब बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो लोकपाल जो एक प्रकार से देखा जाए तो करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी का नाम है लोकपाल। तो बोले कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पब्लिक सर्वेंट है, तो इसीलिए तो लोकपाल के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो जांच रहा, तो लोकपाल के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो आरोप मतलब जांच कर सकती थी, ताकि क्योंकि ये भी तो एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी तो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका से इंडिपेंडेंस बनाया गया है। तो अब अगला देखिएगा। अब भारत अमेरिकी मदद के आश्रय नहीं रह गया है। तो वर्तमान में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पता क्या बोला कि जो इंडिया है, तो इंडिया में देखा जाए कहीं ना कहीं अब इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंस के रूप में काम कर रहा है। वो उस प्रकार से नहीं कि जो कि PIL जो 480 कानून के तहत देखा जाए तो 1960 के दशक से इंडिया को कहीं ना कहीं जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जो चलता था, तो उसको लेकर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा मदद किया गया था, जो इंडिया में नहीं चलता था। एक प्रकार से देखा जाए तो 1990 सन 2000 तक, 17 में तो सन 2002 दिन तक, मतलब एक जिसको बोला जाता कठिया गेहूँ, लाल टाइप का जो गेहूँ चलता था, कठिया गेहूँ चलता था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मदद की जा रही थी। लेकिन जब 1960 के दशक में 1966 और 67 में क्या आया था, जिसको बोला जाता है कि हरित क्रांति के द्वारा जब 1960 से 70 के दशक में जब आता तो देखा जाए तो गेहूँ और चावल में मतलब जिनको वो हाई वैरायटी के देखा जाए तो हाई वैरायटी के कहीं ना कहीं गेहूं और चावल के उन्नत बीज बनाए गए। उन्नत बीज के रूप में देखा जाए तो रासायनिक उपकरणों का और फिजिकल उपकरणों का उपयोग करके कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ा। इसीलिए तो देखा जाए तो वर्तमान में जो MP गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट दोनों के द्वारा देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं मतलब कि फूड सिक्योरिटी के रूप में समृद्ध है। हाँ, ये अलग बात है कि मतलब इंडिया में देखा जाए तो पता है कि MP में 2023 से 24 के बीच में 5.76 लाख मीट्रिक टन पता है क्या हो गया था, गेहूं ख़त्म हो गया था, मतलब खाने लायक ही नहीं रह गया। अब ये गेहूं में देखा जाए तो टोटल गेहूं में देखा जाए तो MP का पूरे भारत के निर्यात में MP के गेहूं के निर्यात में पता है 56% का योगदान है। क्योंकि जो पंजाब के गेहूँ है, पंजाब के गेहूँ में इतना क्वालिटी नहीं जितना कि पठारी इलाकों में पैदा होने वाला गेहूँ रहता, इसीलिए इसका निर्यात करने में कहीं ना कहीं अच्छा खासा योगदान रहा। तो ये क्या है, अब अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा जो सहायता दी जाती थी उसके, ये तो जाहिर सी बात होना भी चाहिए कि यदि हमारा देश यानी कि कोई भी देश जब बाह्य देश के खिलाफ अन्य देशों से के स्वतंत्र रूप से यदि स्वतंत्र होकर काम कर सके, स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होता है, राइट। इसमें जो एक संपादक आधार बताते हैं कि जो अमेरिका से एक प्रकार से जो चंदा अनुदान नहीं दिया जाता था, चंदा के बारे में याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं उसको क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी जांच होना चाहिए दोस्त।
वो इसलिए जांच होना चाहिए क्योंकि इसमें ये एलिगेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बताया गया कि अमेरिका के द्वारा जो भारत को अनुदान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग जितने भी इंडिया में देखा जाए तो मतलब लोक हित में ना होकर मतलब किसके हित में हो रहा है, सरकार के हित में काम कर रहे हैं। पता कैसे? जब यहाँ से जो चंदा दिया जाता है तो चंदा अनुदान जो दिया जाता था, अनुदान के रूप में जो अनुदान दिया जाता है, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। पता है क्यों दुरुपयोग हो रहा है? मतलब उनका मानना कि कहीं ना कहीं इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं इस प्रकार के कंसेप्ट या इस प्रकार के आरोप इंडिया के डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं। जैसे कि इनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया कि मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो विदेशों से अनुदान प्राप्त होता है उसका उपयोग कहाँ करती, पता है? 18 करोड़ का 2023-24 में 18 करोड़ का जो अनुदान प्राप्त हुआ तो उसका डायरेक्ट उपयोग कहाँ कर लिया गया? उसका उपयोग कर लिया गया किसमें किया गया है? जितने भी इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर इसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, फिर यहाँ आकर फिर सुप्रीम कोर्ट शामिल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है जो 18 करोड़ का जैसे जब रहता है तो जो गवर्नमेंट रहती तो कहीं ना कहीं प्रीवेज का सिस्टम को लेकर तो काम करती है, ना कि वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम में देखा जाए तो जैसे पता है कि 2024-25 में जो यूपी गवर्नमेंट के को देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही इतना ज़्यादा एक प्रकार से जब करप्शन के एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो तरीका बन जाता तो इसके माध्यम से तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं करप्शन को ही बढ़ावा देती, तो इसको क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। और एक आज का हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक जैसे पेपर नंबर 3 में इकोनॉमिक्स आता है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में देखिएगा कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग से जो अच्छा खासा मतलब मैं कहूँ तो करदाताओं के लिए जितने भी टैक्स पेयर पर्सन हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से अच्छा खासा मतलब मदद मिलेगी इससे। अब क्या होगा पता है? इससे मदद यह होगी कि जो भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि 2024-25 में देखा जाए तो 2024-25 में जो नया कर भुगतान जो 2000 मतलब आयकर नया आयकर जो विधेयक 2025 में प्रस्तुत किया गया, तो इस 2025 में जो आयकर बिल 2025 का है, तो 2025 में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये है, तो ये क्यों लाया गया? इसके पीछे यह है कि अभी तक देखा जाए तो जितने भी मतलब आयकर अधिनियम 1961 का था, 1961 का आयकर जो अधिनियम है वो बहुत बड़ा है। जब बड़ा हो जाता कोई चीज़ तो उसको मतलब कि कहीं ना कहीं अप्लाई यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम तो आती है। साथ ही क्या है कि एक प्रकार से बड़े कानून ये देखा जाए तो कठोर रूप ले लेते हैं, कठोर चीज़ को लागू करना बहुत ही इनप्रैक्टिकल हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि 2024-25 में नया आयकर बिल पेश किया। इस बिल को पेश करने का आखिरकार मेन मोटो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन पर्पज़ यही था कि गवर्नमेंट जितने भी टैक्स से रिलेटेड सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं क्या करना था? सरल बनाना था। अब इसको सरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा पता है? जैसे जो अभी जो टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जो समय था 2 साल, तो 4 साल कर दिया गया। और दूसरा इसमें यह भी है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, क्योंकि ये विधायिका कार्यपालिका इतने सारे टैक्स पेयर से संबंधित जितने भी टैक्स चोरी था इनसे रिलेटेड कानून में क्या है कहीं ना कहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो न्यायपालिका तो इसी में ही परेशान रहते, इसी प्रकार के मुकदमे चलते रहते। इसमें बोला जाता है कि इसका जो गणना करने का जो समय रहेगा तो फाइनेंशियल ईयर रहेगा अप्रैल से मार्च के बीच में। और दूसरा इसमें ये भी है कि जो जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी को इस बिल के माध्यम से क्या माना गया? एक प्रकार से कैपिटल एसेट माना गया। जब कैपिटल एसेट माना जाएगा तो गवर्नमेंट उसके द्वारा क्या किएगी? उसमें कैपिटल एसेट मानकर कि क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो टैक्स के दायरे में लाएगी। और जब टैक्स के अंडर में लाएगी जिसको बोला जाता है ये क्रिप्टो करेंसी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। और वर्तमान में देखा जाए तो ये भी है कि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, MSME, स्टार्टअप
आदि को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनमें से छूट मिलेगी। मतलब जब कोई भी प्रोसेस जब जटिल से सरल बना दिया जाएगा तो सभी को इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा और जनता को कहीं ना कहीं इसके ऊपर विश्वास हो जाएगा, भरोसा बढ़ने लगेगा ना। और जब टैक्स के स्लैब जो चलती हैं तो अभी 12 लाख तक रख कर दिया गया है, तो 12 लाख तक जो टैक्स का सिस्टम है वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि जब टैक्स के स्लैब जो कम होंगी तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी, और जब टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी तो क्या है, चोरी में कम होगी, चोरियाँ इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब कर इसमें घटेगा, कर की दरें जब घटेंगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो करदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी, टैक्स पेयर, और जब बढ़ेगी तो डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट का ही प्रॉफिट होगा। इसी को तो एक बोला जाता है, एक शायद इसमें लाफर कहने एंजल कर्व ऐसे चलता। और दूसरी बात इसमें ये रहती है कि जब मतलब पारदर्शी बनाया जाएगा तो पारदर्शी बनाने के साथ साथ क्या होगा कि सरल तो होगा ही, साथ ही इसमें लोगों को आसानी होगी। जब लोगों को आसानी होगी तो इसमें लोग क्या करेंगे, विश्वास बढ़ेगा ना किसी भी सिस्टम के ऊपर। और जब पारदर्शिता बना दिया जाता है ना तो लोग मतलब जो चीज़ एक हफ्ते में टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए तो अब आसानी से हो जाएगा। आज देखा जाए तो एक वर्तमान में जो है कि डिजिटल एरा चल रहा है, तो डिजिटल एरा के माध्यम से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और जैसे अभी तक है कि जो इसमें पता है इसमें एफडीआई भी बढ़ेगा। एफडीआई इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो टैक्स की दरें हैं, कर की जो दरें हैं, तो इसमें हमें याद ये रखना है घरेलू और विदेशी दोनों ही कंट्री को कहीं ना कहीं देखा जाए तो इक्वल कर प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये हमें याद रखने लायक है। और अगला यह है कि अभी जो एक अर्थशास्त्री आए थे, उस अर्थशास्त्री का पता है नाम क्या था, शायद जिनका नाम है थॉमस पिक्टी। जो थॉमस पिक्टी थे तो बोले कि इंडिया में जो इकोनॉमिक्स इनबैलेंस है, इकोनॉमिक्स इनबैलेंस जो चल रहा है, इनबैलेंस का जो सिस्टम चल रहा है, तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं इंडिया में के साइड इकोनॉमिक के जो जीडीपी का विकास है के शेप का है। इसमें अमीर अमीर होता जाता, गरीब गरीब होता जाता है। तो जब थॉमस पिक्टी जब थे तो बोले कि एक प्रकार से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए कि सुपर रिच टैक्स लगाना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, सुपर रिच टैक्स। सुपर रिच टैक्स का जो कंसेप्ट आया कि बोले कि इंडिया में 167 बिलियन लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं टैक्स लगा दो। कितने परसेंट, मात्र 2% लगा दो। लेकिन वो तो सही है, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब बोले कि आप तो सही बोल रहे हो, लेकिन इसके माध्यम से टैक्स ये कि सुपर रिच टैक्स जो लगेगा, सुपर रिच टैक्स के माध्यम से ये तो होगा कि टैक्स बढ़ेगा और टैक्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा, यूज करके मतलब इकोनॉमिक्स इनबैलेंस को बैलेंस कर लिया जाएगा। लेकिन जो विदेश मंत्री है जयशंकर बोले कि वो तो सही है, लेकिन जो इंडिया में पहले से निवेश धन है तो इंडिया से पलायन हो जाएगा। और दूसरी बात, जो इंडिया में बाहर से भी जो इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें विरोधाभास नहीं दिखाई देता। हालांकि यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट को जब 2% मिलेगा, 2% का उपयोग करेगी इकोनॉमिक इनबैलेंस को कंट्रोल करके इकोनॉमिक बैलेंस करने में, तो कहीं ना कहीं मतलब कि इंडिया को देखा जाए तो इतने लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा। जब विश्वास इसमें बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनको तो प्रॉफिट होगा ना, राइट। तो इसको देखिएगा, ये था टोटल मुद्दा। और अगला आर्टिकल देखिएगा कि जनसत्ता का एक आज का जो मुझे आर्टिकल लगा तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल में से एक है, पता है, जिसको बोला जाता है फ्री वेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या जो वर्तमान में देखा जाए तो जिसको बोला जाता है रेवड़ी बांटने का काम, तो एक तो रेवड़ी बांटने का काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा किया जाता है कि वेलफेयर स्कीम। तो लोक कल्याणकारी स्कीम और वेलफेयर में जो डिफरेंस यही है कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को बुनियादी सुविधा पर को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पता है कि 1% के इन्वेस्ट करने से
कितने परसेंट जीडीपी में वृद्धि करता है? 2.5% की वृद्धि करता है। कितने परसेंट की? 2.5% की वृद्धि करता है। ये मैं नहीं बोलता कि मैं ही बोल रहा हूँ, जो थॉमस पिक्टी रहते इकोनॉमिक्स इनबैलेंस के बारे में, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एजुकेशन में एक तो जैसे देखा जाए तो स्किल कहाँ से आती है? स्किल लाने के लिए पहला सिंपल सा फंदा है कि स्किल तभी आएंगी जब हेल्थ होगा, एजुकेशन होगी और इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी इसमें स्किल आएगी। और इन्हीं को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। तो जो फ्री वेज का सिस्टम है तो गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो वर्तमान सेंटर गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए तो एक प्रकार से मुझे तो लगता है कि करप्शन करने का एक प्रकार से क्या है कि करप्शन करने के एक प्रकार से माध्यम बन जाता है। और वर्तमान जो सरकारें जो बजट पेश करती, तो बजट जब पेश करती तो बजट में देखा जाए तो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का सरकार का एक प्रकार से आईना होता है कि सरकार आईना दिखा रही है कि एक साल में कहाँ और कितना और कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट में महज देखा जाए तो जैसे फ्री में स्कूटी बांटना, लैपटॉप बांटना, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये होता कि इनमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता ना। जब प्रोडक्शन नहीं होता तो रोज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट नहीं होगा ना ही किसी प्रकार का इसमें विकास होता। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेम्परेरी वर्ड मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए तो देखा जाए तो गवर्नमेंट लगता पब्लिक को कि हाँ सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट का सामना करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली है बिल्कुल, जब गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा का सामना करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये भी तो होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये फ्री बेस सिस्टम चलाया जा रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसमें टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट क्या बोली? सुप्रीम कोर्ट इसमें बोली कि सरकार रेवड़ी बांट करके लोगों को अकर्मण्य बना रही है। तो ये तो बहुत ही अच्छा रहा है ना। और अगला आर्टिकल है कि देखिएगा, हास्य के नाम पर देखा जाए तो अश्लील चित्रों का प्रसारण किया जाता है। देखिएगा कि 1990 के दशक में ये था कि इंडिया में जैसे जब इंटरनेट का विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया में नॉलेज इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन हालांकि देखिएगा OTT जो प्लेटफॉर्म होते हैं, OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। मतलब ऐसे कोई मतलब डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म हो गए जिनके माध्यम से देखा जाए कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रसार का काम करने वाले रहते। मतलब कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो इंटरनेट के विस्तार जैसे जैसे जब हो गए तो OTT जो प्लेटफॉर्म मंच रहते तो ऐसे चित्रों का प्रसार करते जिसके माध्यम से देखा जाए तो महिला, बच्चे और कहीं ना कहीं मानसिक विकृति को बढ़ावा मिलता है। तो इनमें जब OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा जाए तो यदि ये बेहिचक रूप से जब प्रसारित करते हैं जैसे अश्लील चित्र प्रस्तुत करना, तो हालांकि देखा जाए कि हास्य और मनोरंजन दोनों ही मतलब कि सेहत के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन इनका बेहिचक नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके ऊपर भी रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेशन गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जनता में इतना मतलब बेहिचक जब पब्लिश करते हैं डाटा को, जैसे अश्लील चित्र हो गया, पॉर्न वीडियो हो गए, कुछ भी महिलाओं के खिलाफ दिखाना, बच्चों के खिलाफ दिखाना, किसी एक दूसरे के खिलाफ दिखाते रहते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से तो क्या है सामाजिक असंतोष को नहीं बढ़ावा मिलता। सामाजिक असंतोष के साथ साथ इसमें क्या होता, महिला अश्लील चित्रों को जो प्रस्तुत करते, बच्चों में पॉर्न वीडियो को बढ़ावा मिलता। पॉर्न वीडियो के साथ साथ इसमें क्या होता कि इसमें कहीं ना कहीं की अटेंशन डेफिशिएंसी हो जाती। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी जो रहती, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये कमज़ोर हो रहा है अटेंशन डेफिशिएंसी के माध्यम से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके माध्यम से ये भी होता कि जब बच्चों में चलता, इसीलिए जब देखा जाए तो वर्तमान में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT सेक्टर मिनिस्ट्री एरा मिस्ट्री। हालांकि इस बार मुझे धोखा इसके चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन गलत होगा, मुझे सारांश लगाना चाहिए था, वही लगाया था, लेकिन बाद में चेंज कर दिए गए।
अब जब यहाँ पर जो मुद्दा सामने आता तो मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि 2021 का जो आईटी नियम है और कानून के दायरे में जो 2021 का आईटी नियम है, इसके माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म को मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि जितने भी धार्मिक संगठन के द्वारा इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता, प्रैक्टिकल चीज़ है ये। इसी के तो लेकर 2024 का एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा एक टर्म उपयोग किया गया था, यूज किया गया था, जिसको बोला जाता है ब्रेन रॉट, सड़ा दिमाग। मतलब अनवांटेड इमेज का दिमाग में भरना ही क्या है, सड़ा दिमाग का काम करता। यह है कि अनैतिक अनुदान, ये अनैतिक अनुदान के बारे में देखिएगा, कहीं ना कहीं इंडिया की डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए ये क्या है कि इंडिया की जब डेमोक्रेसी को जब कंट्रोल करेगी तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। देखिएगा, इसमें अमेरिका के वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा क्या एलिगेशन लगाए गए कि इंडिया में जितना भी अनुदान दिया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं मिस यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भारत सरकार के द्वारा जो अनुदान प्राप्त किया जाता है, जैसे 2023-24 में देखा जाए तो 18 करोड़ का अनुदान गेट किया इंडिया गवर्नमेंट। अब इसका जो 18 करोड़ रहा तो 18 करोड़ आखिरकार कहाँ गया, तो 18 करोड़ को देखा जाए तो किस में खर्च कर दिए गए, चुनाव में खर्च कर दिए गए। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि जो भी ये विदेशी चंदा हो तो इस चंदा जो अनुदान दिया गया तो इसमें भी पारदर्शिता होना चाहिए ना। जब पारदर्शिता होगी तभी तो डेमोक्रेटिक को मतलब कि इंडिया को देख लीजिए कि डेमोक्रेटिक जो रैंकिंग मतलब लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के लेवल पर जितनी भी रैंकिंग दी जाती है, इंडिया का रैंक पता कहाँ था, लास्ट में आता है 156 कंट्री में। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इलेक्शन होते हैं उनमें से अनुदान का अनुचित उपयोग किया जा रहा, अनैतिक अनुदान का उपयोग कर रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है इथिक्स के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मेंटल यानी कि डिसीजन मेकिंग को कमज़ोर करता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।